Now we will see MCQ 18 और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग को फायदा हो। मैं उतना स्टडी मटेरियल भेज दिया हूं जितना कि आप लोग ऑनलाइन में पैसा दे करके जो पढ़ते हैं उससे भी ज्यादा, लेकिन जो आखिरी मेरे चैनल से जुड़ा होगा उसको कितना फायदा होगा पता नहीं। जो पहले से मेरे साथ है उनको तो पक्का फायदा होगा। ठीक है, हम चालू करते हैं समय बर्बाद किए बिना। कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। इनका क्या मतलब है आपको एक लाइन में पूछ लेगा, मालूम है तो लिखिएगा, नहीं मालूम तो छोड़ दीजिएगा। कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं? कैलेंडर ईयर मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। बिगिनिंग और स्टार्टिंग, शुरुआत कहां से होता है इसका? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। मतलब कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं? 12 महीने का समय जो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का समय जो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को, मतलब लास्ट डे ऑफ मार्च लिखा होगा कहीं तो उसका मतलब क्या हुआ? 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। दोनों का पीरियड कितना है? 12 मंथ रहेगा, लेकिन कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से चालू होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन किसको बोलते हैं? ठीक है, इसमें 3 वो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया याद रखिएगा। ठीक है, आप डेफिनेशन पढ़िएगा ना, वहां लिखा होगा कॉम्पिटेंट पर्सन इन रिलेशन टू, मैं हिंदी में समझाऊंगा, इन रिलेशन टू एनी वर्क और एनी मशीनरी प्लांट और इक्विपमेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 20 years and who has been duly appointed in writing by the manager as a person competent to supervise or perform that work or to supervise the operation of that machinery or plant or equipment means, and who is responsible for the duties assigned to him and includes a सर्टिफायर, जिसमें हम सर्टिफायर को भी शामिल करते हैं, ये बोल रहा। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया बोले? पहली बात, कॉम्पिटेंट पर्सन होने के लिए पहला शर्त है कि उस आदमी का 20 साल उम्र पूरा होना चाहिए। ठीक है ना, हु हैज बीन अटेंड द एज ऑफ 20 years। कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए पहला शर्त क्या है? कि उसका 20 साल उम्र पूरा होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है? कि उसको मैनेजर ने अपॉइंट किया हो, एंड हु हैज बीन ड्यूली अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द मैनेजर, और जिसको मैनेजर ने अपॉइंट किया हो, ऑथराइजेशन देता है मैनेजर साहब। ठीक है, तो क्या किया है? उसको अपॉइंट किया हो। दूसरा, किसने अपॉइंट किया? मैनेजर ने। दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया क्या हुआ? तीसरा क्राइटेरिया हुआ कि वो उस काम के लिए या उस काम को सुपरवाइज करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, या किसी मशीनरी प्लांट और इक्विपमेंट के ऑपरेशन को सुपरवाइज करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। ठीक है, और वो उसको जो काम दिया गया है उस काम के प्रति वो जिम्मेदार होगा। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूटीज असाइंड टू, उसको जो ड्यूटी दिया है उसके लिए वो जिम्मेदार भी होगा। उसमें हम सर्टिफायर को लेते हैं, आपका सर्टिफायर, मानिक सदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर, सब आते हैं आपके कॉम्पिटेंट पर्सन में। लेकिन ऑफिशियल में सर्टिफायर नहीं आता बेटा, ऑफिशियल में सर्टिफायर नहीं आता है। अब नेक्स्ट, कहीं ऑफिशियल भी लिया होगा इधर, ठीक है देखेंगे तो सर्टिफायर ऑफिशियल नहीं है, कॉम्पिटेंट पर्सन है। आपका केबलमैन भी कॉम्पिटेंट पर्सन है, आपका सॉवेल ऑपरेटर भी कॉम्पिटेंट पर्सन है, आपका डंपर ऑपरेटर भी कॉम्पिटेंट पर्सन है, लेकिन ये सब लोग ऑफिशियल नहीं है। माइनिंग सरदार, ओवरमैन, ये सब कॉम्पिटेंट के परिभाषा में आएंगे, लेकिन ओवरमैन, सरदार, ये ऑफिशियल के परिभाषा में भी आते हैं। अभी हम ऑफिशियल में देखेंगे, असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी अफसर, देखेंगे क्या चीज है ऑफिशियल। ठीक है, तो ऑफिशियल अलग चीज है। ऑफिशियल का अपॉइंटमेंट सुपरविजन के लिए होता है। आपका सॉवेल ऑपरेटर का अपॉइंटमेंट सुपरविजन के लिए कि ऑपरेशन के लिए, काम करने के लिए। तो चीजों को समझो, ऑफिशियल का अपॉइंटमेंट काय के लिए होता? फॉर द पर्पज ऑफ सुपरविजन इन अ माइन और पार्ट देयर ऑफ, माइन या उसके किसी भाग का सुपरविजन करने के लिए अपॉइंट किया, वो कॉम्पिटेंट, वो ऑफिशियल है। और कॉम्पिटेंट पर्सन सुपरविजन प्लस परफॉर्मिंग द वर्क दोनों के लिए है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक, ये हो गया। डिप होल किसको बोलते? डिप होल उसको बोलते हैं जिसका गहराई 3 मीटर से अधिक है, मोर देन 3 मीटर। 3 मीटर नहीं बोल रहा बेटा,
मोर देन 3 मीटर, 3.1 सेंटीमीटर भी हो गया तो मोर देन 3 मीटर में आएगा। यदि ऐसा होल जिसकी गहराई 3 मीटर से अधिक है, मोर देन 3 मीटर इन डेप्थ, ठीक है, उसको डीप होल बोलते हैं। लेकिन हम कोलोमाइंस रेगुलेशन के तहत किसको डीप होल बोलेंगे? ये तो हो गया 3 मीटर से अधिक है तो डीप होल बोलेंगे। लेकिन ये 3 मीटर से अधिक गहरा जो होल है ये एक्सपेशली यूज फॉर ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट माइन में इसको ब्लास्टिंग के पर्पज से बनाया गया। 3 मीटर से अधिक गहरा होल तो उसको बोलते हैं डीप होल। ठीक है, क्लियर होते चल रहा ना। अब एक आता है डिसकंटिन्यूड वर्किंग और एक होता है डिसयूज्ड वर्किंग। दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, डिसयूज्ड वर्किंग और एक होता है डिसकंटिन्यूड। अभी हम उधर बताए थे ना 1D में डिसकंटिन्यूस का नोटिस देते करके बताए थे कि नहीं। तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग किसको बोलते हैं? डिसकंटिन्यूड वर्किंग मीन्स सच वर्किंग इन अ माइन एज हैव बीन डिसकंटिन्यूड फॉर एनी रीजन। कोई काम कोई भी कारण से कुछ दिन के लिए काम बंद कर दिया गया है एंड आर इनएसेसिबल। डिसकंटिन्यूड यदि वर्किंग है तो कैसा बोलेंगे? ये दो वर्ड याद रखिएगा, इनएसेसिबल है ये, इसमें पहुंच नहीं सकते आप। डिसकंटिन्यूड वर्किंग के डेफिनेशन में आपको कोई टाइप का ऑब्जेक्टिव है, डिसकंटिन्यूड बोल रहा हूं, इनएसेसिबल। जबकि आपका डिसयूज्ड वर्किंग एसेसिबल वर्ड रहेगा। डिसयूज्ड वर्किंग में क्या रहेगा? डिसयूज्ड वर्किंग में अनयूज्ड वर्किंग भी शामिल होता है, उसमें असेसिबल वर्ड रहेगा। जबकि डिसकंटिन्यूड में क्या वर्ड रहेगा? इनएसेसिबल, आर रेंडर्ड इनएसेसिबल बट आर लाइकली टू बी वर्कड अगेन। लेकिन इसको हम फिर से काम यहां चालू कर सकते। तो कितना वर्ड याद रखना? इनएसेसिबल और रेंडर्ड इनएसेसिबल, मतलब वो पहुंच के योग्य नहीं है, तब उसको क्या बोलते हैं हम? डिसकंटिन्यूड वर्किंग। या उसको पहुंच के योग्य नहीं रहने दिया, हमने बना दिया कि उसको इनएसेसिबल बना दिया। रेंडर मतलब बना देना, रेंडर्ड इनएसेसिबल। बट क्या होता है? बट आर लाइकली टू बी वर्क अगेन, लेकिन वहां फिर से काम चालू किया जा सकता है। आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा डिसयूज्ड वर्किंग मीन्स और 4 को चीज लिख देगा, एक सही रहेगा तो ये दे देगा लाइकली टू बी वर्क अगेन, जिसमें फिर से काम चालू किया जा सकता है, और 3 को गलत दे देगा। क्या देगा? डिसकंटिन्यूड वर्किंग में लाइकली टू बी वर्क अगेन फलाना फलाना और कुछ कुछ देगा। या फिर ये नहीं देगा तो ये वाला पूछेगा डिसकंटिन्यूड वर्किंग आर इनएसेसिबल, आर रेंडर्ड इनएसेसिबल, और 3 को गलत दे देगा। तो कितना डिसकंटिन्यूड में क्या वर्ड याद रखिएगा कि ऐसा वर्किंग जो कि क्या इनएसेसिबल है या उसको हमने इनएसेसिबल बना दिया गया है, लेकिन लाइकली टू बी वर्क अगेन, लेकिन वहां फिर से काम चालू हो सकता है भविष्य में, वो लाइकली टू बी वर्क अगेन। तो ये 3 वर्ड को डिसकंटिन्यूड वर्किंग में याद रखिए। फायरी सिम, बेटा फायरी सिम कुछ है इसमें? अरे फायर मतलब फायरी और कुछ है। अब फायर का एक रूप स्पॉन्टेनिटी होता है, पहले स्पॉन्टेनिटी होता है तब फायर न होता है। तो फायरी सिम किसको बोलेंगे? जिसमें फायर हो या स्पॉन्टेनिटी हो, चाहे वो अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो। ठीक है, कोई दिक्कत है? यदि डेफिनेशन कहीं लिख के आ गया और आपको ऑप्शन चूज करना है तो क्या कीजिएगा? फायरी सिम में, या फायरी सिम किसको बोलते हैं? फायरी सिम मीन्स अ सिम इन विच फायर और स्पॉन्टेनिटी एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब होना। क्या बोला? फायरी सिम मीन्स अ सिम इन विच फायर और स्पॉन्टेनिटी एग्जिस्ट इन इट्स वर्किंग्स बिलो ग्राउंड आर इन ओपन कास्ट वर्किंग लाइंग विद इन द प्रेसिडेंस ऑफ ए माइन। मतलब प्रेसिडेंस ऑफ माइन मतलब माइन बाउंड्री के अंदर यदि आपके ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड हो, उसमें किसी कोल सिम में आग है या स्पॉन्सिटिंग है, तब वो ओकरा सिम को हम बोलते हैं फायरी सिम। ठीक है, आगे बढ़े। डिसयूज्ड वर्किंग, समय आप लोग के पास कम है। डिसयूज्ड वर्किंग हम बताए थे डिसकंटिन्यूड में इनएसेसिबल रहता है। डिसकंटिन्यूड में क्या रहता है? इनएसेसिबल। देखते भी यही उधर, डिसकंटिन्यूड में क्या रहता है? इनएसेसिबल। लेकिन डिसयूज्ड में एसेसिबल रहेगा। डिसयूज्ड वर्किंग में क्या रहेगा? एसेसिबल रहेगा। डिसकंटिन्यूड में डिसयूज्ड वर्किंग में एसेसिबल रहेगा। डिसयूज्ड वर्किंग किसको बोलते हैं? वर्क हैज बीन टेम्पोरली स्टॉप,
इसमें काम जो है कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर बंद किया, बट विच आर एसेसिबल एंड इंक्लूड अनयूज्ड वर्किंग। अनयूज्ड वर्किंग बोलिए या डिसयूज्ड वर्किंग बोलिए, एक ही बात है, जिसमें कुछ समय के लिए टेम्पोरली वर्क को स्टॉप किया, लेकिन डिसयूज्ड वर्किंग में हम क्या कर सकते हैं, एसेसिबल रहता है, वहां पहुंच सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए। और डिसकंटिन्यूड में इनएसेसिबल और अंडर इनएसेसिबल बट आर लाइकली टू बी वर्कड अगेन। ये है, इसको ध्यानपूर्वक डिसकंटिन्यूड वर्किंग और डिसयूज्ड वर्किंग देखिएगा। वर्किंग प्लेस और वर्किंग को हम कई बार बता चुके हैं, उसको भी देख के जाइएगा। इनमें से कोई ना कोई आइबो करेगा बेटा, ठीक है, मजाक करने के लिए ना बता रहा हूं। ये हुआ। अब नेक्स्ट की तरफ चलते। कमेटी 8 नंबर, कमेटी। कमेटी किसको बोलते हैं? सेफ्टी कमेटी अलग चीज है। यदि सेफ्टी कमेटी रहेगा तो आप पूरा वर्ड आएगा सेफ्टी कमेटी। ये कमेटी है, ये बहुत बड़ा चीज है। यही रूल रेगुलेशन बनाने के लिए प्रस्ताव भेजता है भारत सरकार को। मेरा यदि माइंडसेट का प्लेलिस्ट कोई देखा होगा बच्चा, तो उसमें सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14 सब दिया है, अब बड़ा बढ़िया से बताया है, कभी देखिएगा फुर्सत में, ठीक है। तो कमेटी क्या है? कमेटी मीन्स a committee appointed under section 12 of the Mines Act 1952। माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 12 के अधीन गठित कमेटी को कोल माइंस रेगुलेशन या कहीं पर भी माइनिंग में कमेटी बोला जाएगा, तो उसका यह मतलब निकाला जाएगा कि वो माइंस एक्ट के सेक्शन 12 के अधीन गठित कमेटी है। यदि कहीं आपको लिखा है कमेटी, 4 को ऑप्शन दे दिया, तो क्या लिखेगा? कमेटी मीन्स ए कमेटी कंस्टिट्यूटेड आर अपॉइंटेड। कंस्टिट्यूटेड लिख दे या अपॉइंटेड लिख दे, एक ही बात होता है। अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द माइंस एक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत है? इस कमेटी में कितने आदमी रहते हैं बाबू? 8 आदमी रहते हैं। कितने रहते हैं? 8 आदमी। सेफ्टी कमेटी में कितना रहता है? 15 को आदमी रहता है। सेफ्टी कमेटी में कितना रहता है? 15 आदमी रहता है। अब 13 काहे बोलता है लोग, हमको बुझाते ही नहीं भाई। अरे WIs लिखा, वर्कमैन इंस्पेक्टर्स लिखा है, तो वर्कमैन इंस्पेक्टर 3 टाइप के होते हैं, WI माइनिंग, WI इलेक्ट्रिकल, WI मैकेनिकल। ओकरा छोड़ दीजिएगा क्या? तो टोटल कितना हुआ सेफ्टी कमेटी में? 15। ये कमेटी जो सेक्शन 12 के अधीन गठित होता है, इसमें कितना होता है? 8। कौन कौन होता है? एक चेयरमैन होता है, जो गवर्नमेंट सर्विस करने वाला कोई व्यक्ति होगा। और इस पहली बात, ये कमेटी कौन अपॉइंट करेगा? भारत सरकार। मतलब जो भी आदमी का यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा कमेटी में, सेक्शन 12 के तहत जो कमेटी बनेगी, उसमें जिन भी आदमी का अपॉइंटमेंट होगा उसको कौन करेगा? भारत सरकार। कौन करेगा? भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो रहेगा, गवर्नमेंट सर्विस करने वाला व्यक्ति, वो चेयरमैन होगा इस कमेटी का। एक हुआ। एक अब मेंबर बता रहे, ये तो चेयरमैन होगा। मेंबर कौन रहेगा? मेंबर रहेगा आपका चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस चेयरमैन नहीं रहता है, ख्याल रखिएगा। चेयरमैन आपका गवर्नमेंट सर्विस करने वाला कोई व्यक्ति होगा, जो भारत सरकार उसको अपॉइंट करेगी। दूसरी बात क्या बताया? दूसरा पॉइंट, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ठीक है, वो मेंबर रहेंगे। उसके बाद 2 पर्सन्स, 2 आदमी रहेंगे, टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स। जो खदान में काम करने वाले हमारे व्यक्ति है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नेता टाइप के, जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, उनके जो बड़का बड़का नेता होता है, वो कोई 2 आदमी को इस कमेटी में रखा जाता है, जो कि बहुत नॉलेजफुल भी रहते हैं। केकरो नहीं भेज देता है, भारत सरकार को पता रहता है कि बुद्धिमान है, ठीक है, ओकरा भेजते। बड़का चीज है। तो 2 पर्सन टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स। माइनर्स मतलब खदान में काम करने वाले खनिकों के हितों की रक्षा के लिए 2 आदमी को भेज देंगे। उसमें से ये 2 आदमी जो माइनर्स के था, उसमें से एक कम से कम कोल माइन का चाहिए। एक कोल माइन का, तो एक मेटल माइन का हो गया बात खत्म। 2 हो गया ना। 2 पर्सन टू प्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स। जो खदान चलाते हैं, माइन ओनर्स रहते हैं, खदानों के मालिक रहते हैं, उनके तरफ से 2 आदमी रहेंगे। वो 2 आदमी में से एक आदमी कोल माइन का रहेगा। और 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन द माइनिंग इंडस्ट्री। 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर भी रहेंगे इस कमेटी में, लेकिन वो डायरेक्टली इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे किसी पोस्ट पे, वो
कहने का मतलब क्या हुआ, आपके जो बड़का बड़का कॉलेजेस है माइनिंग इंजीनियरिंग के, जो माइनिंग इंजीनियरिंग में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, आईआईटी खड़गपुर है आपका, पहले आईएसएम धनबाद बोलते थे, अब तो नाम चेंज होगा, आईआईटी धनबाद बोलते हैं शायद उसको, ठीक है, और बीएचयू है, ठीक है। इस टाइप के जो बड़का बड़का कॉलेजेस है उसके कोई 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स होंगे, तो 2-2 वाला 3 कॉलम हुआ कि नहीं, 2 माइनर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले हुए, 2 ओनर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले हुए, 2 माइनिंग इंजीनियर्स हो गए जो कि सीधे खदानों में काम नहीं करते हो, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो गया, 1 चीफ इंस्पेक्टर माइन 7 हो गया, 1 चेयरमैन साहब हो गया, 8 हुआ कि नहीं, और सेफ्टी कमेटी कितना बोला 15, ठीक है। तो एक कमेटी हुआ, तो कमेटी कह दी कहीं एक लाइन में क्या लिखेगा, और उसमें एक सही ऑप्शन रहेगा, बाकी सब गलत रहेंगे, तो क्या लिखा, कमेटी मीन्स ए कमेटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द माइंस एक्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ऑफिशियल, हम बताए इसमें भी 2 चीज है, 3 चीज है, ऑफिशियल में कितना चीज है, 3 चीज। पहली बात तो ऑफिशियल का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ओनर एजेंट और मैनेजर, कौन करेगा, ओनर एजेंट और मैनेजर, एक बात। दूसरा बात, ये काहे के लिए अपॉइंटमेंट होगा इनका, सुपरविजन ऑफ माइन और पावर देयर ऑफ, ठीक है। तीसरा काम क्या होगा, इसमें कौन कौन सा लिस्ट आता है, कौन कौन इसमें शामिल होता है, कौन कौन शामिल होता है, असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजर नहीं आता बेटा, मैनेजर तो बॉस होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिसर मैनेजर नहीं होता है, मैनेजर तो बॉस है, तो बॉस काहे आ जाएगा उसमें, बॉस तो अपॉइंट कर रहा है, बॉस क्या कर रहा है, ओनर एजेंट और मैनेजर बोला ना, कौन अपॉइंट करता है इनको, ओनर एजेंट और मैनेजर। तो ऑफिशियल या प्रिंसिपल ऑफिसर के रिप्रेजेंट में आपका मैनेजर साहब आएंगे, नहीं आएंगे, वो तो बॉस है, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता बोला, ओनर एजेंट और मैनेजर, काहे के लिए करते हैं, सुपरविजन के लिए करते हैं। तीसरा क्या बताया, इसमें लिस्ट दिया है कौन कौन है, असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, डस्ट इंचार्ज, सैंपलिंग इंचार्ज, एनवायरमेंट, ए सरदार, सर्वेयर, इंजीनियर, दे आर द ऑफिशियल। क्या है ये सब लोग जिनके नाम बोले, इतना ही नाम याद रखिएगा, ये क्या है, ऑफिशियल है। तो ऑफिशियल का डेफिनेशन क्या हुआ बेटा, ऑफिशियल मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड in writing by the owner agent or manager to supervise the operation of mine or part thereof and includes assistant manager, ventilation officer, safety officer, dust incharge, sampling incharge, environment, sardar, surveyor and engineer. Okay, now we will go forward. Principal official, प्रिंसिपल ऑफिसर मैनेजर ना होता है बेटा, जब मैनेजर साहब नहीं है तब ये रोल में आएगा प्रिंसिपल ऑफिशियल। प्रिंसिपल ऑफिशियल मीन्स the senior most mine official in mining discipline on duty in the mine। माइनिंग डिसिप्लिन का ही चलेगा, बाकी आपका रैंडम एक्सकवेशन का नहीं चलेगा। मैनेजर के बाद माइनिंग डिसिप्लिन का सबसे सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल, ठीक है, सीनियर मोस्ट ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन, सीनियर मोस्ट ऑफिशियल इन ए माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइन, वो माइनिंग का ही रहेगा और मैनेजर का नीचे वाला रैंक करेगा एकदम, ठीक है। तो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइन, वो रैंडम एक्सकवेशन वाला ना चलबो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिशियल के डिवीजन में मैनेजर नहीं है तब की बात आता है प्रिंसिपल ऑफिशियल की, जैसे आपको इमरजेंसी प्लान को अडॉप्ट करना है, कोई इमरजेंसी हो गया और मैनेजर नहीं है, तब किसकी ड्यूटी बनती है, प्रिंसिपल ऑफिशियल की, ठीक। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज रिस्क, व्हाट इज रिस्क, रिस्क मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड इट्स पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस। यहां जगह नहीं था, हम सिर्फ यहां लाइक्लीहुड और कंसिक्वेंसेस 2 वर्ड लिख दिए। किसका रिस्क, किसका कॉम्बिनेशन है, रिस्क किसका कॉम्बिनेशन, रिस्क उधर बताए थे, लाइक्लीहुड और कंसिक्वेंसेस के कॉम्बिनेशन को हम रिस्क बोलते हैं। अब एक बच्चा कल हमको पूछा तो डांट दिया हम, अब क्या करें, कब कब गुस्सा आ जाता है, ड्यूटी में भी रहते हैं, तो पूछ लिया सर रिस्क का फंक्शन क्या है, बोला रिस्क का फंक्शन, रिस्क तो खराब चीज होगा, का फंक्शन होगा, वो फिर क्वेश्चन भेजा कि रिस्क इज द फंक्शन ऑफ, और 2 चीज पूछा, तो किसका
मतलब किन दो चीज का फंक्शन रिस्क ये पूछ रहा था, ठीक है। तो लाइक्लीहुड और कंसेक्वेंसेस का फंक्शन है आपका रिस्क, मतलब रिस्क का काम नहीं ना, वो पूछा रिस्क का फंक्शन, तो दिमाग खराब हो गया, ठीक है। लाइक्लीहुड रिस्क मीन्स कॉम्बिनेशन लाइक्लीहुड ऑफ एनी स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड इट्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। एक मिनट रुकिए, हम आप लोग को ऐसा कुछ चीज बताए थे, कभी जिंदगी में बताए होंगे, एक आध 2 बार 5 बार 7 बार रिस्क स्कोर कैलकुलेट करना बताए होंगे। रिस्क स्कोर दिख रहा वहां से, रिस्क स्कोर क्या बताए थे, लाइक्लीहुड ये भाई तली तो लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसा बताए थे बेटा, ये पूरा समझ आना, कॉन्सिक्वेंसेस लिखा है। और इस लाइक्लीहुड को भी बताए थे कि इसको बोलते हैं लाइक्लीहुड को प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर, प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर होता है लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड यदि पूछ रहे क्या है तो प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर, और इनटू क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो गया प्रो लाइक्लीहुड, और इनटू में कॉन्सिक्वेंसेस है तो यहां हो गया कॉन्सिक्वेंसेस। तो पीईसी बताए थे, पीईसी प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्या निकलता है आपका रिस्क स्कोर। तो व्हाट इज रिस्क, रिस्क मींस कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ एनी स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड इट्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। और ये सब का मीनिंग भी हम उधर बताए, आगे बढ़ते हैं, ये आएगा बेटा, पढ़ लीजिएगा, ये आएगा, ठीक। अब आगे क्या बचा बेटा, इतना ही था क्या, हाँ तो और सुन लीजिए 2-4, अभी इतना मिनट 21 मिनट सुन ही लिया भाषण, 24-21 मिनट हुआ लगता है, तो और 2 मिनट और भाषण सुन लीजिए, शायद आपके काम आ जाए, मेरे तो काम नहीं आएगा। ईपीएस होता है एक्सपोजर प्रूफ स्टफिंग, कहाँ बनाते हैं बेटा, एक बार 100 डिग्री में बनाते हैं सर, और सब जगह अलग अलग डाटा मिल रहा है, मौलाना गलत बोल रहा है। ईपीएस जो है एक्सप्लोजन प्रूफ स्टफिंग सिर्फ डिग्री 3 गेसीमाइन में बनाते हैं। कहां बनाते हैं, याद रखिए ध्यानपूर्वक, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टफिंग डिग्री 3 गेसीमाइन में बनाते हैं, लेकिन यदि डिग्री 1 और डिग्री 2 गेसीमाइन में जो हम आइसोलेशन स्टफिंग बनाए हैं, उसके पीछे का हमको एटमॉस्फेरिक कंडीशन असर्टेन करना है ना 30 दिन में एक बार। कल या परसों में कोई एक एमसीक्यू भेजे थे हम, रात में भेजे थे 30 दिन में एक बार, और यदि हमने असर्टेन किया और पता चला कि 2% से अधिक इनफ्लेमेबल गैस स्टफिंग के आइसोलेशन स्टफिंग के पीछे मतलब सील्ड अप एरिया में है, तब अब क्या करेंगे हम डिग्री 1 और डिग्री 2 रहते हुए भी हम अब आइसोलेशन स्टफिंग जो रहेगा वो एक्सप्लोजन प्रूफ आइसोलेशन स्टफिंग बनाएंगे। तो डिग्री 1 डिग्री 2 में कहां बोला आइसोलेशन स्टफिंग बनाने के लिए, इन जनरल बोला एक्सप्लोजन प्रूफ स्टफिंग बनाना डिग्री 3 में, 1 और 2 में तो कब बनाना है कि यदि आइसोलेशन स्टफिंग के पीछे 2% या उससे अधिक गैस मिल जाए तब आपको बनाना है, बाकी टाइम तो नहीं बनाना है। इन जनरल बनाना है क्या डिग्री 1 डिग्री 2 में, इन जनरल डिग्री 1 डिग्री 2 में एक्सप्लोजन प्रूफ स्टफिंग नहीं बनाना है, लेकिन यदि आइसोलेशन स्टफिंग के पीछे 2% या उससे अधिक इनफ्लेमेबल गैस मिल जाए तो आपको डिग्री 1 और डिग्री 2 में भी बनाना होगा। क्लियर हुआ इतना बात। और वो कैसा रहता है, 2 स्टफिंग बनाते बेटा, क्या करते, एक है स्टफिंग, एक इधर ये मेरा हाथ एक स्टफिंग है, 2 स्टफिंग, दोनों का मोटाई 1-1 मीटर का है, दोनों के बीच में जो खाली जगह नहीं, जिसको अंग्रेजी में आप लोग इंटरवेनिंग स्पेस बोलते हैं, वो इंटरवेनिंग स्पेस में अज्वलनशील पदार्थ, इनकम्बस्टिबल मटेरियल, न जलने वाला पदार्थ भर देते हैं, ठीक है। तो ताकत हो गया स्टफिंग का, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन प्रूफ स्टफिंग, क्योंकि सील्ड अप एरिया में यदि एक्सप्लोजन भी हो जाए तो उसके फोर्स को क्या करेगा, सह सकेगा, विथस्टैंड कर सकेगा, रेजिस्ट कर पाएगा, इसलिए एक्सप्लोजन प्रूफ स्टफिंग बोलते हैं। इतना ही ना था यार, यदि आपको पूछ ले, सिर्फ सिंपली ये पूछे कि एक्सप्लोजन प्रूफ स्टफिंग कहां बनाया जाता तो डिग्री 3, लेकिन यह पूछ ले कि डिग्री 1 डिग्री 2 गेसीमाइन में आइसोलेशन स्टफिंग के पीछे 2% से ज्यादा इनफ्लेमेबल गैस है तो क्या कीजिएगा, तब वहां बोलिएगा कि वहां पर हम ईपीएस बनाएंगे, ईपीएस मतलब एक्सप्लोजन प्रूफ स्टफिंग बनाएंगे, यही ना बोला। एक और सुन लीजिए बेटा, यदि आपको पूछे कि जनरली स्टोनलेस बैरियर कहां प्रोवाइड करते, वर्ड सुनिएगा पहले, जनरली स्टोनलेस बैरियर कहां प्रोवाइड करते हैं, तो डिग्री 2 डिग्री 3 गेसीमाइन में। कहां करते हैं, डिग्री 2 डिग्री 3 गेसीमाइन में, ठीक है, यह आंसर हुआ। लेकिन एक और क्लास है 146 में कि डिग्री 1 गेसीमाइन के डेवलपमेंट वर्किंग में
डेंजरस क्वांटिटी में यदि इनफॉर्मल गैस मिलता है तो भी आपको बनाना है। मतलब इन जनरल आपको डिग्री 1 में स्टोनडस्ट बैरियर बनाना है क्या? स्टोनडस्ट बैरियर डिग्री 1 गैसीमाइन में आपको इन जनरल बनाना है क्या? नहीं बनाना है। आपको स्टोनडस्ट बैरियर बनाना है डिग्री 2 डिग्री 3 में। स्टोनडस्ट बैरियर बोल रहा हूं, एक्सप्लोसिव प्रूफ स्टफिंग को अब हटा दीजिए दिमाग से। अब क्या बात आ गया? स्टोनडस्ट बैरियर की। स्टोनडस्ट बैरियर इन जनरल कहां बनाते हैं? डिग्री 2 डिग्री 3 में। लेकिन डिग्री 1 में तब बनाएंगे जब वहां पर डेवलपमेंट वर्किंग में डेंजरस क्वांटिटी में इनफॉर्मल गैस मिलने लगा तो। और कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन किसके लिए बनाते हैं बेटा? सॉरी, ये आपका स्टोनडस्ट बैरियर किसके लिए बनाते हैं? कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन को रोकने, फैलने से रोकने के लिए। ये गैस एक्सप्लोजन के लिए ना है। हम कल ग्रुप में भी लिखे हैं। आपका स्टोनडस्ट बैरियर का पर्पज क्या है? टू प्रिवेंट द प्रोपोगेशन और एक्सटेंशन ऑफ कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द माइन टू अनदर पार्ट ऑफ द माइन। माइन के एक भाग से दूसरे भाग में कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन ना फैले, इसके लिए हम स्टोनडस्ट बैरियर प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद, ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए। संभवतः मेरी मेहनत और आपकी मेहनत मिल जाए तो अभी 3 कंपनी का लगातार, उसमें बहुत सारे बच्चे लोग वारे न्यारे हो जाएंगे। जाओ, ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं। ठीक है, आगे बढ़ो मेरे साथ। अभी सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में भी रहना। अभी हम 15 साल तक ये सब करते रहेंगे। ठीक है, और मेरे चैनल को बढ़ाइए। यदि मेरे अनुयायी है तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए। लाइक वाइक कर दिया करो यार, बड़ा मुश्किल से रात में जग के बनाते हैं, घर में 4 बात सुनते।